देखो, वी आर स्टार्टिंग विथ प्रॉब्लम सेट ऑफ वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं, अब ऐसे ही और कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन 1 कहता है कि देयर इज अ स्प्रिंग विथ स्प्रिंग कांस्टेंट 5 into 10 to the power 3 न्यूटन पर मीटर। तो ये कोई रिजिड सपोर्ट है, इसके साथ ये स्प्रिंग अटैच है, ये इसकी न्यूट्रल पोजीशन होगी। ठीक है, जब इसकी कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है। अब हमने क्या किया, इनिशियली इसे 5 सेंटीमीटर से स्ट्रेच किया। ये आ गया x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर। ठीक है, ये यहां पर है। अब आपको कहा है देन द वर्क रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच इट फर्दर बाय अनदर 5 सेंटीमीटर। यहां से और 5 सेंटीमीटर आगे लेकर जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, ये आपको पूछा है। यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, एक न्यूट्रल कंडीशन है, ना स्ट्रेच है ना कॉम्प्रेस्ड है। अब यहाँ पर पहले 5 सेंटीमीटर के लिए स्ट्रेच किया। ठीक है, और अब आपको पूछा है इस 5 से 10 करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आपको पता है स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। So work done against spring force is stored in the form of potential energy. So अभी जो वर्क किया होगा 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक लाने के लिए, तो वो वर्क यहाँ पर स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या, सो वर्क डन while stretching spring from 5 centimeter to 10 centimeter will be stored in the spring as potential energy. तो जो वर्क डन रहेगा इट इज एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, जो 10 सेंटीमीटर पर है, माइनस पोटेंशियल एनर्जी जो 5 सेंटीमीटर पर है। यहाँ पर ऑलरेडी इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। ठीक है, आगे जो वर्क किया वो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगा। ठीक है, सो एनर्जी बढ़ जाएगी, इसलिए वर्क कितना हुआ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ के एक्स एफ स्क्वायर फाइनल पोजीशन माइनस हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर। हाफ के कॉमन निकालते हैं, के की वैल्यू है 5 into 10 to the power 3। एक्स फाइनल का स्क्वायर फाइनली कहां पर है 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10 into 10 to the power -2 का स्क्वायर। सर सेंटीमीटर को मीटर में क्यों किया, क्योंकि ऑप्शन न्यूटन मीटर में है। माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, इनिशियल कितना है 5 into 10 to the power -2 का स्क्वायर। बस हाफ इंटू 5 into 10 to the power 3 इंटू, अब देखो 10 to the power -2 का स्क्वायर 10 to the power -4, यहाँ पे भी 10 to the power -4 है, सो इनको बाहर निकाल लेते हैं। 10 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर दैट इज 100 -25, ये 75 आ जाएगा। 5/2 is 2.5, 75 into 2.5
75 इंटू 2.5 ये आ जाएगा 187.5। 10 to the power 3, 10 to the power -4, 10 to the power -1, 187.5 इंटू 10 to the power -1 ये आ जाएगा 18.75। ठीक है, ये वर्क आ जाएगा 18.75 न्यूटन मीटर या जूल। है क्या ऑप्शन है? बस कैलकुलेशन ये अपने को आने चाहिए, फटाफट आने चाहिए। चलो आगे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो। A ball is released from a top of tower। एक कोई बॉल है, इसे किसी टॉवर के टॉप से रिलीज किया गया। ठीक, the ratio of work done by force of gravity in first second, second second एंड थर्ड सेकंड ये आपको पूछा है। तो देखो किसने किया हुआ वर्क निकालना है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे रहने वाला है इक्वल टू mg, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे होने वाली है। ओके, क्या ये फोर्स चेंज होने वाला है क्या? मास वही का वही, जी की वैल्यू भी कांस्टेंट, तो फोर्स तो कांस्टेंट है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन विल बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कांस्टेंट है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज mg ये कांस्टेंट है, सो वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अब आपको ये डिस्प्लेसमेंट का रेशो पता है क्या? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकंड टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकंड सेकंड टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकंड। क्या ये हमें पता है? हाँ सर ये तो पता है। क्या आता है ये रेशो? ये रेशो है 1:3:5। अगर डिस्टेंस का रेशो ये है तो वर्क का रेशो भी यही रहेगा। है क्या ऑप्शन है? ठीक है, देखो एक बार फिर से देखो क्या कहा। आपको पूछा है रेशो ऑफ वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज mg in first, second and third second of motion of the ball. तो वर्क डन इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड एंड थर्ड सेकंड ये निकालना है। हमने कहा वर्क बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है इसलिए वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का रेशो पता है तो आपके वर्क डन का रेशो आ जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का रेशो पता है तो वर्क डन का रेशो आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। आगे जाते हैं। क्वेश्चन थर्ड देखो। क्वेश्चन थर्ड कहता है देयर आर टू स्प्रिंग्स having force constant as k1 and k2 where k1 is greater than k2 when they are stretched by the same force। सेम फोर्स से अगर उन्हें खींचा गया तो नो वर्क डन इन केस ऑफ बोथ द स्प्रिंग, इक्वल वर्क इज डन इन बोथ द स्प्रिंग।
more work done in the case of second spring, more work done in the case of first spring. So देखो दो स्प्रिंग है 1 and 2, पहले का स्प्रिंग कांस्टेंट है 1, दूसरे का 2। आपको पता है अब स्प्रिंग फोर्स कितना होता है? स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स। अब दोनों के ऊपर लगने वाला फोर्स सेम है, माइनस के वन एक्स इक्वल टू माइनस के टू एक्स। ये इक्वल है तो क्या मैं इनको इक्वेट कर सकता हूँ? दोनों साइड का माइनस चला गया, इसका मतलब क्या? ये फोर्स सेम है तो डिस्प्लेसमेंट अलग रहेगी। दिस इज k1x1, दिस इज k2x2, दिस इज k1x1 इक्वल टू k2x2। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग 1 अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग 2 x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू k2 बाय k1। अब आपको पता है वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेयर। तो देयरफॉर वर्क डन बाय 1 अपॉन वर्क डन बाय 2 रेशियो निकालते हैं। ये आ जाएगा हाफ k1 x1 स्क्वेयर अपॉन हाफ k2 x2 का स्क्वेयर, हाफ हाफ कैंसल, दिस इज k1 अपॉन k2। x1 अपॉन x2 का रेशियो है k2 बाय k1। दिस इज x1 स्क्वेयर अपॉन x2 स्क्वेयर कैन बी रिटन एज x1 अपॉन x2 ब्रैकेट का स्क्वेयर। x1 अपॉन x2 का रेशियो है k2 बाय k1, इस ब्रैकेट का स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। अगर ऐसा है तो देखो ये रेशियो बनने वाला है k2 बाय k1। अब आपको पता है k1 इज ग्रेटर देन k2, k1 बड़ा है k2 से, मतलब किसका वर्क ज्यादा रहेगा? k1 बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो डेफिनेटली वी कैन राइट work done in second case is greater than work done in first case. Work done in second case is greater than work done in first case. ठीक है, इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसी थीम पर एक क्वेश्चन है, वो पहले सॉल्व कर लेते हैं। Two springs of spring constant 1500 Newton per meter and 300 Newton per meter respectively are stretched by same force। जैसे यहाँ पर था सेम फोर्स से स्ट्रेच किया गया था, वैसे ही यहाँ पर सेम फोर्स से स्ट्रेच किया गया है। दे विल हैव पोटेंशियल एनर्जी इनटू द रेशियो। अब देखो वर्क टर्न ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होता है स्प्रिंग में, तो पोटेंशियल एनर्जी ये वर्क डन के बराबर ही रहेगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो वर्क डन का जो रेशियो रहेगा वही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड का रेशियो रहेगा। वर्क डन का रेशियो आपको पता है, यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे as work done against spring force is stored in the form of potential energy। पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो k2 बाय k1 आएगा, अभी हमने प्रूव किया है।
K2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3000, K1 की वैल्यू कितनी है 1500। सो K2 बाय K1 3000 अपॉन 1500 दैट इज 2/1। क्या आना चाहिए इसका आंसर 2:1। ठीक है, बस थोड़ा सा वैल्यूज पूछ के वर्क डन के जगह वैल्यूज डालकर वर्क डन के जगह पोटेंशियल एनर्जी आपको पूछी है, कुछ भी वेरिएशन नहीं है, बस वही की वही चीज है। ठीक है, चलो वापस जाते हैं क्वेश्चन 4 के तरफ। देखो ये क्वेश्चन भी बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। A steel ball of mass 5 gram is thrown downward with velocity of 10 meter per second from the height of 19.5 meter. It penetrates sand by 50 centimeter. The change in mechanical energy will be। ये ऊपर से 10 मीटर पर सेकंड से फेंका है और ये हाइट है 19.5 मीटर और ये जमीन के अंदर 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर अंदर जाता है। अब यहाँ आने के बाद ये रेस्ट पर आ जाएगा मतलब वेलोसिटी 0। ठीक है, और इसके रिलेटिव अपन यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे क्योंकि आपको क्या पूछा है द चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का चेंज इज एक्चुअली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 है और इसके रिलेटिवली अगर अपन हाइट पकड़ते हैं तो ये हाइट कितनी हो जाएगी 19.5 मीटर ऊपर की और जमीन के अंदर 0.5। तो इसके रिलेटिवली हाइट पकड़ेंगे तो ये 20 मीटर हो जाएगा। तो इस हाइट पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है और बिकॉज ऑफ दिस हाइट पोटेंशियल एनर्जी भी है। यहाँ पर के भी 0 और इसे ग्राउंड पकड़ा है तो यहाँ पर पी भी 0। तो मैं पी भी 0 के लिए H इक्वल टू 0 लिखता हूँ। तो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी 0 हो जाएगी। अब चेंज मतलब क्या इनिशियल माइनस फाइनल, तो बस पहले ये निकाल लो। Mechanical energy at start will be equal to kinetic half mv square plus mgh। दिस इज हाफ। मास कितना है 5 ग्राम 5 इंटू 10 टू द पावर -3। वेलोसिटी कितनी है शुरुआत की 10 मीटर पर सेकंड 10 इंटू 10 प्लस mgh 5 इंटू 10 टू द पावर -3। g की वैल्यू 10, हाइट है 20। ठीक है, बस सॉल्व करते हैं। 10 का स्क्वायर 100 या 10 टू द पावर 2 10 टू द पावर -3 10 to the power -1 5/2 2.5 10 to the power -1 this is 0.25।
20 into 10, 200. 200 5s are 1000. That is 10 to the power 3 into 10 to the power minus 3. 1. So ये mechanical energy at start will be 1.25 joule. यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी 0 है, तो चेंज कितना हो जाएगा 1.25 का। ठीक है, आगे जाते हैं। क्वेश्चन में 4 बड़ा बढ़िया है। सॉरी 4 नहीं 5, 4 तो अभी सॉल्व किया ना। यहाँ पर एक कंसेप्ट अपने को समझना पड़ेगा, देख लेते हैं। 4 meter cube of water is to be pumped to a height of 20 meter and forced into a reservoir at a pressure of 2 into 10 to the power 5 Newton per meter square. The work done by motor if external pressure is 10 to the power 5. देखो ये कोई टैंक है, इस टैंक में आपको वाटर पंप करना है। कितनी हाइट है ये, दिस इज 20 मीटर। कितना वाटर पंप करना है 4 मीटर क्यूब। कितना प्रेशर है अंदर अंदर का 2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बाहर का कितना है 1 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो मोटर को कितना काम करना पड़ेगा ये निकालना है। हम लिखते हैं वर्क डन बाय मोटर is actually work done in lifting water plus work done in pumping water inside। नीचे से पानी को ऊपर लेकर जाना और ऊपर गए हुए पानी को अंदर पंप करना। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, उसे समझ लेते हैं। देखो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। अब देखो प्रेशर तभी पिक्चर में आएगा जब फोर्स है। तो अगर मुझे यहाँ पर पानी अंदर डालना है, अंदर का प्रेशर ज्यादा है बाहर का कम है, तो ये फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। ऐसे केस में मैं इस वाटर के एलिमेंट को, इस पानी को अंदर डाल रहा हूं। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो प्रेशर रहेगा उसके अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ेगा पानी को अंदर डालने के लिए। अब ये वॉल्यूम जो अंदर डाला है इट कैन बी कंसिडर्ड एज यहाँ का एरिया इनटू ये लेंथ, और यहाँ पर फोर्स एक्ट हो रहा है, तो ये जो वर्क है ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऐसा मैं निकाल सकता हूँ, जिसे कैलकुलेट करने के लिए क्या मैं P इंटू वी ऐसा लिखूं क्या। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है क्योंकि यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, उस फोर्स के अगेंस्ट इतने लेंथ तक मैंने वाटर को अंदर पंप किया। सो वर्क डन विल बी
F इंटू P इंटू V। ठीक है, सिर्फ ये P कौन सा है, तो ये नेट प्रेशर है, अंदर का 2 है बाहर का 1 है, सो बाहर के साइड में नेट प्रेशर रहेगा 2 - 1, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं वर्क इक्वल टू डेल्टा P इंटू V। ठीक है, और पानी को ऊपर लेकर जाते वक्त जो वर्क किया वो तो सिंपल है हमारा mgh। सर यहाँ पर मास तो दिया ही नहीं है, अब क्या करें, वॉल्यूम दिया है, क्या वॉल्यूम से मास आ सकता है, आ सकता है, हमें पता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे वर्क डन इन लिफ्टिंग वाटर इज mgh प्लस डेल्टा P इंटू V, विच इज मास को लिखा मैंने डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू GH प्लस डेल्टा P इंटू V। ठीक है, अब डेंसिटी ऑफ वाटर is 10 to the power 3 kg per meter cube, volume 4 meter cube, g 10 meter per second square, height 20 meter, प्लस डेल्टा P प्रेशर कितने से ज्यादा है, तो प्रेशर ज्यादा है, अंदर का 2 है बाहर का 1 है, और वॉल्यूम है 4 मीटर क्यूब। अब इसे सॉल्व करते हैं तो देखो 10 to the power 3, ये 0 एक ऐड हुआ, 10 to the power 4, ये 0 ऐड हुआ, 10 to the power 5, 4 to the 8, 8 into 10 to the power 5, this is 2 minus 1 1, 1 4 is 4, 4 into 10 to the power 5, that is 8 plus 4 12 into 10 to the power 5, वर्क है इसलिए जूल में है। क्या ऑप्शन, ये जो कंसेप्ट यूज किया ना हमने प्रेशर और वॉल्यूम का, ठीक है, पीवी एनर्जी का, इसे हम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में बड़े अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, बट अभी हमें इसकी जरूरत थी इसलिए अभी इसे यूज कर लिया। ठीक, देखो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड अगला क्वेश्चन है डेंसिटी के। सर रिवर, एक मिनट लास्ट स्लाइड बताना। और बाप रे, हाँ क्या कहा है क्वेश्चन 7 में, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is attached to a light string passes through a hollow tube. The object is set into rotation in horizontal circle of radius r1. If the string is pulled, shortening the radius r2, the ratio of new kinetic energy to original kinetic energy will be। एक कुछ तो ऐसी हॉलो ट्यूब है, इसके थ्रू हमारी स्ट्रिंग जा रही है, और ये जो पार्टिकल है इस प्रकार की कंडीशन है। ठीक है, इसकी लेंथ आप कम ज्यादा कर सकते हो, यहाँ पर हमारा जो पार्टिकल है,
पहले घूम रहा था इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r1, अब घूम रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r2। तो आपको कहा है पहले की और बाद की काइनेटिक एनर्जी बता दो। अब काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है हाफ mv²। अब आप ऑप्शन में दिख रहे हो कि सर ये तो सब रेडियस के फॉर्म में है। बिल्कुल सही है। रेडियस कैसे आ जाएगी? आपको याद आ जाएगा, हमने सर्कुलर मोशन में v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर पढ़ा है। सो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m v का स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। इफ ओमेगा इज कांस्टेंट तो मास तो पार्टिकल का कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, सो काइनेटिक एनर्जी विल डिपेंड ऑन आर स्क्वायर। अब देखो आपको क्या पूछा है, रेशो ऑफ न्यू काइनेटिक एनर्जी टू ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। न्यू के लिए लिखेंगे हाफ m ओमेगा स्क्वायर, नई रेडियस कितनी है r2, पहले रेडियस कितनी थी, पार्टिकल का मास उतना ही, ओमेगा इतना ही, r1 स्क्वायर। सो ये आ जाएगा r2 अपॉन r1 का स्क्वायर। है क्या ऑप्शन? हाँ सर अवेलेबल है, इट इज r2 बाय r1 का स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन 8 हमने ऑलरेडी किया है, क्वेश्चन 9 देखते हैं। अब 9th में कुछ तो ऑप्शन की गड़बड़ी है। देखो क्या दिया है हमें, power applied to a particle varies with time as 3t square minus 2t plus 1, where time t is in second. Find change in kinetic energy between t equal to 1 to t equal to 4. अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है वर्क डन, और पावर को आप कह सकते हो dw/dt। तो dw इक्वल टू p इंटू dt, पर वर्क डन रहेगा आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। सो देयरफॉर चेंज इन के p इंटू dt, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ p विच इज 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 dt, 1 से लेकर 4 तक। इसे इंटीग्रेट करते हैं, t कोएफिशिएंट है बाहर आया, इंटीग्रल t स्क्वायर dt t क्यूब बाय 3 माइनस 2 इंटीग्रल t dt t स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रल dt रहता है t, लिमिट रहेगी 1 से लेकर 4 तक, 2 2 चले गए, 3 3 चले गए। लिमिट पुट करते हैं, लिमिट पुट करना मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये आ जाएगा 4 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1। 4 का क्यूब 64 माइनस 1 63, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 15, 4 माइनस 3 प्लस 3, इसे 66 माइनस 15, ये आना चाहिए 51 जूल। यहाँ पर 51 जूल ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है। सो आइदर यहाँ पर 51 जूल ऑप्शन में चाहिए, या ये लिमिट अगर 2 से लेकर 4 रहती तो क्या आता, ये सब तो वैसे के वैसे ही आता, सिर्फ ये बन जाता टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर
प्लस टी, और यहां पर लिमिट रहती 2 से लेकर 4 तक। तो ये आ जाएगा 4 का क्यूब 64 माइनस 2 का क्यूब 8, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 माइनस 2, दिस इज 56 माइनस 12 प्लस 2, माइनस 12 प्लस 2 माइनस 10, 56 माइनस 10 46 जूल। ये ऑप्शन में है। सो आइदर टी इक्वल टू 2 कर दो या ऑप्शन में 51 डालो। ठीक है, इतना चेंज यहाँ पर होना चाहिए। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं फिर रुकेंगे। देखो क्वेश्चन 10 क्या कहता है, अ बॉल ऑफ 2 kg एंड 4 kg, एक बॉल है 2 kg का और दूसरा है 4 kg का, आर ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 60 फीट, 60 फीट से इनको नीचे फेंका। 2 kg 4 kg 60 फीट, ठीक है। आफ्टर अ फॉल ऑफ 30 फीट ईच टुवर्ड्स द अर्थ, देयर रिस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जीज विल बी इन द रेशियो। जब ये 30 फीट नीचे आए होंगे ठीक है, तो इनके काइनेटिक एनर्जी का रेशो बता दो। अब देखो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, एक्सीलरेशन g है, डिस्टेंस सेम ट्रैवल करना है, तो इनकी फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब इसमें से देखो u सेम है, एक्सीलरेशन सेम है, s सेम है, v सबके लिए सेम रहेगी, ठीक है। v सेम रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ mv स्क्वायर, v सेम है तो काइनेटिक एनर्जी विल डिपेंड ऑन मास, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशो ke1 अपॉन ke2, ये पहले का मास विच इज 2, दूसरे का मास विच इज 4 इज 1/2, है क्या ऑप्शन? आंसर है 1/2 आ जाएगा, ठीक है। आ गया ध्यान में?